हाँ जी भैया, तो सेक्शन ए रीडिंग एंड सेक्शन बी ग्रामर तो हमने कर लिया है। अब सेक्शन बी का जो सेकंड पार्ट है राइटिंग सेक्शन, सबसे क्रिटिकल जिसको बोलते हैं ना, ये वो सेक्शन है जहां से एक रियल टॉपर और एक एवरेज बच्चे का डिफरेंस पता चलता है। जो सबसे क्रिटिकल सेक्शन होता है किसी भी इंग्लिश के एग्जाम का, राइटिंग सेक्शन, आज हम उसको कवर करने वाले हैं। हाय, मेरा नाम है ज़ेबा नूर एंड वेलकम बैक टू योर सेफ स्पेस टू लर्न इंग्लिश। राइटिंग सेक्शन ही क्यों इंग्लिश के एग्जाम में सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है? बिकॉज आप यहाँ सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट सीख कर जाते हो। आपको नहीं पता होता है किस कैटेगरी से किस किस्म का क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा, प्लस क्या क्वेश्चन आपको समझ आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन लंबे होते हैं, डिफिकल्ट वे में फ्रेम होते हैं। बहुत सी बार आपको बाद में पता चलता है कि यार इसमें ये लिखना था, ये तो मुझे आता था लेकिन मेरी क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। तो ये वो पार्ट है जिसमें क्वेश्चन को पहले डिकोड कर पाना, प्रॉपर फॉर्मेट्स को याद रख पाना एंड अच्छे से अपने आंसर को लिख पाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड पता है राइटिंग सेक्शन बच्चों को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्यों लगता है? क्योंकि राइटिंग सेक्शन में सिर्फ जनरल टॉपिक्स पे आपसे आर्टिकल्स या फिर लेटर्स नहीं लिखवाते हैं। आपको सिनेरियोज देते हैं जहां आपको चूज करना होता है कि 3 चॉइसेस में कौन सी चॉइस बेटर रहेगी। इस पे क्रिटिकली कमेंट कीजिए। मतलब कि मान लीजिए किसी को आपको सिलेक्ट करना है, कोई किसी चीज की 3 चॉइसेस हैं, व्हाई आर यू सजेस्टिंग एनीथिंग एंड व्हाई आर यू नॉट सजेस्टिंग द अदर 2 ऑप्शंस। उसको अच्छे से क्रिटिकली आप एनालाइज कीजिए, अपने व्यू पॉइंट्स को एक्सप्लेन कीजिए एग्जामिनर के सामने। सो दैट इज वेयर इट गेट्स ट्रिकी, क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट हाउ यू आर राइटिंग, इट्स अबाउट हाउ यू एग्जैक्टली एग्जामिनिंग, अंडरस्टैंडिंग कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। सो मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट सी जब तक आप इस चीज को समझोगे नहीं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तब तक आप अपना वो 100% वाला एफर्ट दे भी नहीं पाओगे। सो वेलकम टू द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट इन सॉल्विंग एनी एग्जाम पेपर, चाहे आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हो या फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हो अपने एग्जाम के लिए। राइटिंग सेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट सेट्स योर tone to write the upcoming answers for the literature section. Although writing section सिर्फ 10 marks का होता है and आपका जो literature section होता है वो 40 marks का होता है, but writing section में अगर गड़बड़ हो जाती है ना, दिमाग के तार इतने हिल जाते हैं कि जब आप राइटिंग एक्चुअल में लिटरेचर सेक्शन में जाते हो, आपको आंसर्स आते हैं लेकिन आप इतना हैबत खा चुके होते हो, आपको लगता है यार मैं क्या लिखूं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मतलब वो पैनिक होना स्टार्ट हो जाता है। कि रीडिंग में तो ऐसा है कि आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, आंसर्स लिख दिए, ग्रामर में इक्का दुक्का फिलअप से सिलेक्ट कर दिए, एक आध किसी से इशारे से पूछ लिया। बट राइटिंग वो सेक्शन है जहां आप किसी को कॉपी नहीं कर सकते एंड अगर यहाँ गलती हो जाती है ना, तो जो लिटरेचर के आंसर्स होते हैं आपको लगता है मैं भूल गया मैं क्या याद करके आया था, मैं भूल गया, वो पैनिक होना स्टार्ट हो जाता है एंड यहाँ गड़बड़ हुई तो अगला सेक्शन भी डूब मरता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सीबीएसई क्लास 10 सैम्पल पेपर का राइटिंग सेक्शन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द राइटिंग सेक्शन एंड बिफोर आई बिगिन मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूं। सबसे पहली बात, राइटिंग सेक्शन जो आपका सेक्शन बी, क्योंकि 2 पार्ट्स में होता है, ग्रामर और राइटिंग। सेक्शन बी पूरा 20 मार्क्स का होता है, इसका मतलब है ग्रामर 10 मार्क्स और राइटिंग 10 मार्क्स। ग्रामर हम पिछली वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जो कि 10 मार्क्स का है। एंड मैंने आपको बोला था कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप हार्डली 10 to 12 मिनट्स में ही ग्रामर को कंप्लीट कर पाओगे, क्योंकि क्विक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं एंड इट शुड नॉट टेक सो लॉन्ग। एंड अगर आपको प्रॉपर सही टाइम के अंदर अपने एग्जाम को करना है, सो यू शुड डू वन थिंग कि यू शुड एम टू फिनिश योर ग्रामर सेक्शन विद इन 15 to 20 मिनट्स मैक्स, ताकि आप राइटिंग सेक्शन को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सको। मैं आपको डराना नहीं चाहती हूँ, बट मैं आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी का ब्रेक थ्रू देना चाहती हूँ जिससे कि आप अच्छे से प्रिपेयर्ड रहें। जो आपका सेक्शन सी है ना, राइटिंग है तो वो 10 ही मार्क्स का और उसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस होते हैं, बट यू शुड एम टू अलॉट 40 to 45 मिनट्स टू दिस सेक्शन। दैट्स वाई सबसे पहली बात, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप अपने एग्जाम में एक वॉच जरूर लेके जाएं। सेक्शन ए और सेक्शन बी की वीडियो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए बना ली है, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी हो तो इस वीडियो को फिनिश करने के बाद वो जरूर देखिएगा। अब बात आती है राइटिंग सेक्शन की, कि राइटिंग सेक्शन में आपको 40 to 45 मिनट्स अलॉट करने ही क्यों हैं, ठीक है ना। पेपर आपका 3 आवर्स का है। सो देखिए, इवन तो यू हैव ओनली 2 क्वेश्चंस, यू नीड टाइम टू रीड देम केयरफुली। बिना इवन लिखना स्टार्ट करे कम से कम 2 से 3 मिनट क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए।
अगर पहली बार में भी समझ में आ जाता है अच्छे से, दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए, जस्ट इन केस आप कोई डिटेल्स मिस कर रहे हो। सेकेंडली, जब आप एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ते हो तो क्या होता है ना, उस क्वेश्चन को पढ़ने से आपकी इमेजिनेशन और स्ट्रांग होती चलती है। तो 1-2 स्ट्रॉन्गर पॉइंट्स आपके माइंड में हर बार पढ़ने से आते हैं। सो आपकी थॉट्स जो है माइंड में कंपोज होने लगता है कि ठीक है, अब मैं जब ये लिखूंगा तो इसके अंदर मुझे क्या क्या पॉइंट्स को लेके आना है। सो सबसे पहले 2 से 3 मिनट्स क्वेश्चन को डिटेल में रीड करने में लगाइए, और उसके बाद 2 से 3 मिनट्स लगाइए अपने आंसर को एक्चुअल में लिखने से पहले प्लान करने के लिए। पेन मत चलाइए, शुरू के 7-8 मिनट पेन चलाना ही नहीं है। जब आपका ग्रामर सेक्शन कंप्लीट हो और जब आप राइटिंग सेक्शन पे आए, शुरू के 7-8 मिनट पेन ही नहीं चलाना है। 4A या 4B असल में लिखना ही नहीं है। अभी ये डिसाइड ही नहीं करना है आपको कि आप क्या करने जा रहे हो। क्वेश्चन को पहले फर्स्ट पार्ट को अच्छे से पढ़िए, 2 से 3 बार पढ़िए, फिर सोचिए कि आपके दिमाग में कितनी उसको लेके थॉट्स आ रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास चॉइस होगी, तो उसका सेकंड पार्ट पढ़िए, उसको भी 2 से 3 बार पढ़िए, और फिर एनालाइज कीजिए कि दोनों में से कौन सा सिनेरियो से आप ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हैं, ज़्यादा आप किस में ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर हो पा रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद आप उन दोनों में से जो क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है उसको एक फाइनल बार फिर से पढ़िए एंड अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कीजिए, प्लान कीजिए अपने आंसर को बिफोर राइटिंग, ठीक है। उसके बाद अवॉइड कीजिए कि आप कोई भी स्क्रिबलिंग करेंगे अपने पेपर में। ड्राफ्ट योर आंसर केयरफुली, क्योंकि आपको कॉपी पे लिखना, पेपर पे लिखना अलाउड होता नहीं है। तो आपने जो थॉट्स प्लान किए हैं उसको साइड वाले मार्जिन में, क्योंकि हम जब आंसर कॉपी बनाते हैं तो साइड में एक मार्जिन देते हैं। मैं आपके लिए आंसर शीट को कैसे प्रॉपरली लिखें उसकी वीडियो जरूर बनाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि लेफ्ट हैंड साइड तो मार्जिन कॉपी में होता ही होता है। आप क्या कीजिए, आप राइट हैंड साइड एक मार्जिन बनाइए, ठीक है, 1 इंच का मार्जिन बनाइए, एंड जो भी आपके माइंड में अभी थॉट्स आए थे, चाहे वो अलटक थॉट्स ही क्यों नहीं थे, आप उन्हें वहां पे ड्राफ्ट कीजिए, एंड पेंसिल से ड्राफ्ट कीजिए, एंड एंड में रब करके आने की भी जरूरत नहीं है। इट्स योर रफ सेक्शन, आपकी मर्जी, आप उसमें कुछ भी लिखें। सो आप उसको लिख के छोड़ना चाहें छोड़ दीजिए, एंड अगर आप बहुत लाइट पेंसिल से काम कर रहे हैं तो चलिए कोई बात नहीं, उसको एंड में रब कर दीजिएगा। सो पहले अपने थॉट्स को, जो आपके माइंड में की पॉइंट्स आ रहे हैं कि आप उस आर्टिकल में, उस रिपोर्ट में, उस लेटर में, जो भी आपका क्वेश्चन है उसमें आप क्या क्या बातों को, क्या क्या की पॉइंट्स को कवर करने वाले हो, उनको साइड में ड्राफ्ट कीजिए। उसके बाद दिमाग में अपना फॉर्मेट जो है रिवाइज कीजिए। देन लुक एट द वर्ड लिमिट, अपने फिर आंसर को प्रॉपर विदाउट स्क्रैचिंग, विदाउट स्क्रिबलिंग अपने आंसर को ड्राफ्ट करना स्टार्ट कीजिए। सो दिस वे जब आप अपने राइटिंग सेक्शन के पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में ही 11 से 12 मिनट का थॉट प्रोसेस लगाओगे ना, तो फिर जब आप लिख रहे होगे तब आप फ्लुएंटली लिख लोगे, गलतियां गड़बड़े भी कम होंगी, और बहुत ज्यादा टाइम आपके थॉट प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करने में लगेगा नहीं, क्योंकि आप वो काम पहले ही कर चुके होंगे। क्योंकि एक लाइन लिखने के बाद बैठ के सोचना कि अब मैं आगे क्या लिखूं, वो मैं समझती हूँ ज्यादा वीक बात है। इंस्टेड ये ज्यादा आसान है कि आप पहले अपने क्वेश्चंस को समझ के अपने जो की पॉइंट्स में आपको लग रहा है मैं इन बारे में बात कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, उनको साइड में लिखें, ऐसे साइड में ड्राफ्ट करें, उसके बाद लिखना शुरू करें। सो ट्रस्ट मी, आपका जो टोटल टाइम 20 से 25 मिनट एक आंसर को करने में सोच के अटक के करने में जाता ना, उसके बाद भी आंसर गंदा लगता, फॉर्मेट में गलती हो जाती या कहीं काटना पड़ जाता, स्क्रिबलिंग हो जाती, आप अगर ऐसे बताए हुए मेथड से करेंगे ना तो आपका आंसर बहुत नीट भी होगा, बिल्कुल ऑर्गेनाइज थॉट्स के साथ होगा और कोई गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है ना। सो क्योंकि 40 to 45 मिनट्स का सेक्शन मैंने बोला है, सो फर्स्ट क्वेश्चन को भी आपको 20 मिनट्स देने हैं, 18 to 20 मिनट्स, एंड सेकंड क्वेश्चन को भी आपको 18 to 20 मिनट्स देने हैं, एंड उसके बाद आखिर के बचे हुए 5 मिनट, क्योंकि मैंने बोला 40 to 45 मिनट्स, तो आखिर के 5 मिनट्स लगाइए एक प्रॉपर रिविजन के लिए कि एक बार आपने जो लिखा है उसको आप देख लें, कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो गई है, ठीक है ना। सो ज्यादातर आपके पास आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल की लेटर राइटिंग और एनालिटिकल पैराग्राफ आएगा। सो आपको क्या करना है, यू हैव टू अलॉट 18 to 20 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन फॉर प्रॉपर प्लानिंग, ड्राफ्टिंग एंड एक्चुअल राइटिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग क्वेश्चन नंबर 4A। क्वेश्चन नंबर 4A जैसा कि हमने देख लिया, 4A और 4B आपके पास चॉइस है, आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। आपके लिए मैंने ऑब्वियसली दोनों ही आंसर्स दिए ताकि आपको लिखना आ जाए, बाकी डिपेंड्स ऑन यू कि आप एग्जाम में कौन सा एक करके आते हैं, बट मैं आपके साथ दोनों ही आंसर्स शेयर करूंगी। एंड वन लास्ट थिंग मैं आपको एक्चुअल लिखने से पहले बताना चाहूंगी, वो ये है
कि प्लीज़ स्क्रीनशॉट्स लेने की टेंशन ना लें। आप लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी ये जो डॉक्यूमेंट जिसका मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ ना, उस डॉक्यूमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आप इस चीज़ पे ध्यान मत दीजिए कि अरे मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ। आपके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। As Vaibhav, the club in charge of your school's ecology club, you strongly believe in the importance of starting eco clubs in schools in the rural areas surrounding your city to promote the preservation and conservation of nature. आपका नाम वैभव है और आप अपने स्कूल के इकोलॉजी क्लब के इंचार्ज हैं और आपका बहुत स्ट्रांग ये मानना है कि इको क्लब सिर्फ और सिर्फ आप जैसे पब्लिक स्कूल्स में नहीं बल्कि रूरल एरियाज में भी इको क्लब्स स्टार्ट करने चाहिए, ताकि हम बच्चों को नेचर को कंजर्व और नेचर को प्रिजर्व करने के लिए ज़्यादा जागरूक कर सकें, ज़्यादा ऐसी फीलिंग्स को प्रमोट कर सकें। So you decide to write a letter to the education secretary of your city in about 120 words, highlighting the significance of ecological awareness and suggesting the need to establish इको क्लब्स इन दीज स्कूल्स। तो आप एक 120 वर्ड्स का लेटर लिखते हैं अपने सिटी के एजुकेशन सेक्रेटरी को, जिसमें आप ये बात हाईलाइट करते हैं कि स्कूल्स में इको क्लब्स क्यों सेटअप करने चाहिए और इकोलॉजिकल अवेयरनेस की एक्चुअल में ज़रूरत कितनी है, क्या है, ठीक है ना। सो आपको अगर मैं बताऊं कि राइटिंग ये क्योंकि एक फॉर्मल लेटर है, फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है? तो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट होता है कि पहले हम कवर करते हैं सेंडर्स एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़ के करते हैं डेट, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, उसके बाद सब्जेक्ट जिसको हमें अंडरलाइन करना होता है, फिर सैल्यूटेशन, डियर सर डियर मैडम नहीं आता है, रिस्पेक्टेड सर रिस्पेक्टेड मैडम आता है। तो वैभव क्योंकि नाम गिवन है, हमने लिखा वैभव क्लब इंचार्ज इकोलॉजी क्लब, फिर स्कूल का नाम और सिटी। क्योंकि आपको नाम गिवन नहीं है, आप एबीसी पब्लिक स्कूल और नीचे सिटी लिख सकते हैं या फिर XYZ सिटी या फिर दिल्ली या कुछ भी ऐसा करके लिख सकते हैं। डेट डाल दीजिए एक लाइन छोड़ के, उसके बाद किसको भेज रहे हैं? द एजुकेशन सेक्रेटरी। टू लिखने की जरूरत नहीं है एंड अपने सिटी का नाम लिख दीजिए। इफ यू वांट यू कैन write the name of the city and if you don't want you can write ABC city. Subject आ गया request for establishing eco clubs in rural schools, ठीक है। respected sir या madam। ये रहा वो सैम्पल जो मैंने आपके लिए एज इजी एज पॉसिबल वे में लिखा है। बट अगर आपको लगे कि आप इससे भी ज़्यादा इजी या ये आपको लगे कि नहीं ये कुछ ज़्यादा इजी हो गया, आई कैन राइट इट बेटर, सो यू फील फ्री टू डू इट। आई हैव ट्राइड टू कीप इट अंडरस्टैंडेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक। तो देखिए हमने क्या लिखा है। उसके लिए सबसे पहले मैंने अपने थॉट प्रोसेस को कंपाइल किया कि जो पहली लाइन दूंगी वो तो मैं अपनी बात बता दूंगी कि मैं ये लेटर क्यों लिख रही हूँ, है ना। उसके लिए तो मैं यहीं से उठा सकती हूँ लाइन के, हाँ ठीक है, आई एम राइटिंग टू यू टू टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ इकोलॉजिकल अवेयरनेस एंड आई वांट टू सजेस्ट यू हाउ व्हाई वी शुड एस्टैब्लिश इको क्लब्स इन स्कूल्स, ये वो, ठीक है। उसके बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं नेचर की बात करूँ कि नेचर को एक्चुअल में प्रिजर्व करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, बच्चों को ये सिखाना इम्पोर्टेंट क्यों है, और फिर इको क्लब्स का क्या रोल है स्कूल्स में और बच्चों को नेचर के बारे में सिखाने में। एंड देन इको क्लब की एक्टिविटीज़ बच्चों में ऐसे मतलब इको क्लब्स के थ्रू ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों में क्या भावनाएं जागरूक करती हैं, उससे क्या ओवरऑल हेल्प होती है। एंड लास्टली फिर हमें बात करनी है कि हाँ ठीक है, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे इको क्लब्स एस्टैब्लिश करवाइए, ये वो। एंड लास्ट लाइन, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन, योर सिंसियरली, आपका सैल्यूटेशन है वैभव क्लब इंचार्ज इकोलॉजी क्लब। सिंसियरली में एस कैपिटल नहीं करते हैं और योर्स में अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं, बट बहुत से स्कूल में इवन बहुत सी बुक्स में आपको एस कैपिटल मिल जाएगा, सो दैट्स अप टू यू। बट योर्स में अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाना वो 100% गलत है, ओके। सो ये वाली लाइन तो सेम ही रहेगी और ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कि आप क्या फॉर्मेट ले रहे हो। सब्जेक्ट को अंडरलाइन करेंगे और सब्जेक्ट भी आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा। डियर नहीं लगाएंगे, रिस्पेक्टेड सर मैडम लगाएंगे और पहली लाइन को क्वेश्चन में से लेते हुए ये बताएंगे कि मैं वैभव क्लब इंचार्ज अपने स्कूल के इकोलॉजी क्लब का एम राइटिंग टू एक्सप्रेस द इम्पोर्टेंस, कि मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं एक्सप्रेस कर सकूँ कि इकोलॉजिकल अवेयरनेस को प्रमोट करने की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे रूरल एरियाज के स्कूल्स में,
ठीक है। सो अब मैं रीड करती हूँ। आई वैभव, द क्लब इन चार्ज ऑफ माई स्कूल्स इकोलॉजी क्लब, एम राइटिंग टू एक्सप्रेस the importance of promoting ecological awareness in schools of rural areas surrounding our city। ठीक है, अगर आपको ये अब भी डिफिकल्ट लगे तो आप इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, रिस्पेक्टेड सर मैडम, आई एम वैभव, द क्लब इन चार्ज ऑफ माई स्कूल्स इकोलॉजी क्लब, या फिर ऑफ दिल्ली पब्लिक ग्लोबल स्कूल्स इकोलॉजी क्लब, या फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल्स, या एनी नेम जो भी आप चाहें, इकोलॉजी क्लब। ठीक है, उसके बाद आप लिखें आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रमोटिंग इकोलॉजिकल अवेयरनेस इन स्कूल्स ऑफ रूरल एरियाज सराउंडिंग आर सिटी। ठीक है, ये थोड़ा और इजी हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि जो मैंने लिखा है वो थोड़ा डिफिकल्ट है तो मैंने जो सेकंड वर्जन बोला आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेचर प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइव्स एंड इट इज इम्पोर्टेंट टू टीच स्टूडेंट्स द वैल्यू ऑफ प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन एट एन अर्ली एज। Eco clubs in rural schools will help children learn about tree plantation, water conservation, waste management, and protecting biodiversity. Such activities will not only protect the environment but also encourage responsible habits among young learners. ऐसी एक्टिविटीज सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे बल्कि यंग बच्चों में, यंग लर्नर्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसकी हैबिट्स को एनकरेज करेंगी। आई काइंडली रिक्वेस्ट यू, या फिर सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू इनिशिएट इको क्लब्स इन दीज स्कूल्स टू बिल्ड अ ग्रीनर एंड क्लीनर फ्यूचर। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन, योर सिंसियरली वैभव, ब्ला 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 ब्ला। अच्छा, अभी इस चीज से एक चीज आप सीख लीजिए, ये सेम क्वेश्चन तो आपके पास नहीं आएगा बट कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपके पास जो है कोई ना कोई फॉर्म में राइटिंग सेक्शन में कोई टॉपिक आ सकता है, कोई आर्टिकल, कोई भी चीज इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो सकता है, वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड आ जाए, हो सकता है अफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, या फिर soil erosion या waste management या biodiversity protection या any kind of this kind of like topic can come। so क्या है ना कि आप ऐसे इसके थ्रू भले अभी इसकी प्रैक्टिस करें, अपने एग्जाम टाइम के अराउंड ऐसे टॉपिक्स पे अलग अलग आर्टिकल्स, लेटर्स वगैरह पढ़ के जाइएगा ताकि आप अच्छे से अपने थॉट्स आपके माइंड में हो कि ये चीज़ों की इंपॉर्टेंस होती है। अब हमसे किसी भी वे में पूछ लें, हम ये बातें सजेस्ट कर देंगे। इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, जो आई थिंक बहुत इजी था। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एज अमिता, द वाइस हेड गर्ल ऑफ विद्या मंदिर, यू आर अवेयर ऑफ द इंक्रीजिंग prevalence of cyber attacks and unauthorized exploitations of systems, networks and technologies affecting individuals across all demographics। I think इस टॉपिक को थोड़े वो बच्चे ज्यादा पिक करेंगे जो टेक पसंद करते हैं एंड जिनको लगता है कि दे आर मोर अवेयर ऑफ सच ट्रेंडिंग इश्यूज, या फिर दे कैन टॉक अबाउट क्रिटिकल थिंग्स। उनकी इंग्लिश थोड़ी सी राइटिंग सेक्शन में स्ट्रॉन्गर होगी, सो आई थिंक बच्चे ये वाला टॉपिक ज्यादा पिक करेंगे। एंड जो बच्चे जेनेरिक टॉपिक्स पे पढ़ के जाएंगे उनके लिए ये टॉपिक आसान होगा। सो आप अमिता हो, विद्या मंदिर की वाइस हेड गर्ल हो, एंड आपको पता है कि आजकल साइबर अटैक्स जो है काफी बढ़ रहे हैं और सिस्टम्स, नेटवर्क्स और टेक्नोलॉजीज की बहुत ही अनऑथोराइज एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ये चीज अलग अलग जगहों पे अलग अलग इंडिविजुअल्स को काफी अफेक्ट कर रहे हैं। तो आप एक नेशनल डेली, एक न्यूज़पेपर में के एडिटर को एक लेटर लिखना चाहते हो इन अबाउट 120 वर्ड्स, जिसमें आप स्ट्रेस करना चाहते हो अर्जेंट नीड को कि डिजिटल सिक्योरिटी को सभी एज ग्रुप्स में काफी प्रमोट किया जाए। Highlight the challenges posed by cyber threats and propose practical solutions to address this growing issue। and आप चाहते हो कि आप जो है साइबर थ्रेट्स के द्वारा पोस्ट किए हुए चैलेंजेस के बारे में बात करो एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी ऑफर करो इस इशू पे। इसके साथ मैं आपको बता दूं, इस किस्म का क्वेश्चन जब हम देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं राइटिंग सेक्शन में इस बार ऐसा कोई ट्रेंडिंग, थोड़ा टेक इंडस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक आ सकता है एंड एआई के रिलेटेड रिगार्डिंग भी आपको देखने को मिल सकता है क्वेश्चन। मे बी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि the growing influence of AI is making school students weaker in their studies because children are now not trying to write or understand their questions and answers themselves. They are just completely relying on AI so much that they are not even putting their minds in writing proper answers. They are just giving their questions to AI and writing it। तो मुझे लगता है कि AI से रिलेटेड भी राइटिंग सेक्शन में इस बार कोई ना कोई इमेजिनरी वे में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना।
तो इस क्वेश्चन पे देखिए, तभी इस किस्म के क्वेश्चन पे तभी हाथ डालें जब आप थोड़ा कॉन्फिडेंट हों कि आप क्रिटिकल चीज़ों पे बात कर सकते हैं, अपने पास से चैलेंजेस को और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को ऑफर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे थॉट प्रोसेस इतना ज़्यादा, तो मतलब मेरी इंग्लिश तो ठीक है, ग्रामर भी ठीक है, मैं लिख भी ठीक लेता हूँ, लेकिन मेरे पास इतने आइडियाज़ नहीं है, मैं इसके बारे में ज़्यादा पढ़ के नहीं आया हूँ, तो सेफ साइड चलिए, इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक को पिक कीजिए, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा ईजी टू वर्क ऑन होता है। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल दैट आई हैव रिटन फॉर यू। पहले लिखेंगे अमिता वाइस हेड गर्ल विद्या मंदिर सिटी, फिर एक लाइन छोड़ के डेट आ जाएगी, फिर द एडिटर, फिर नेशनल डेली का नेम आ जाएगा या ABC न्यूज़पेपर आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा अर्जेंट नीड टू प्रमोट डिजिटल सिक्योरिटी, रिस्पेक्टेड सर मैडम आ जाएगा। एंड ये एक लाइन है जिसको आप रट लें, नेशनल डेली वाले लेटर्स में आपको यही लिखना चाहिए, थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई विश टू हाईलाइट द ग्रोइंग इशू ऑफ, या फिर आई विश टू हाईलाइट द ब्ला 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 ब्ला, जो भी आपका टॉपिक है। तो यहाँ तक तो आप याद कर लीजिए कि नेशनल डेली का जब भी कोई आपके पास फॉर्मल लेटर आएगा तो आपको इस सैल्यूटेशन, इस लाइन से आपको बिगिन करना है, ठीक है। तो हमने लिखा है कि थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई विश टू हाईलाइट द ग्रोइंग थ्रेट ऑफ साइबर अटैक्स एंड अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ सिस्टम्स, नेटवर्क्स एंड टेक्नोलॉजीज अफेक्टिंग पीपल ऑफ ऑल एजेस। एंड ये लाइन हमने अपने क्वेश्चन में से उठाई है, ठीक है ना। एंड अगर मान लीजिए आपको ऊपर वाला क्वेश्चन भी डिफिकल्ट लग रहा है और आपको ये वाला भी डिफिकल्ट लग रहा है, तो अटेम्प्ट जरूर करके आए। कम से कम फॉर्मेट इतना ये तो रट के जाएं कि फॉर्मल लेटर में पहले सेंडर्स एड्रेस आएगा, डेट आएगी, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्वेश्चन में से देख के लिख लेंगे, रिस्पेक्टेड सर मैडम आएगा, सब्जेक्ट को अंडरलाइन कर लेंगे, एंड उसके बाद एक दो लाइंस अगर कवर कर सको कच्ची पक्की इंग्लिश में तो कर दो, नहीं तो छोड़ के फिर लास्ट में लाइन में लिख दो एंडिंग सैल्यूटेशन की थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन योर सिंसियरली, एंड जो आप हो वो लिख के अपना एंड कर दो। कम से कम अगर 5 मार्क्स में से आप ये फॉर्मेट अप्लाई करके आओगे तो आपको 2 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। लेट अस क्विकली सी द मार्किंग स्कीम ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, टू सी कि कितना CBSE ने मार्क्स कहाँ अलॉट किया है, ताकि फॉर्मेट को ही सही से समझने में, और अगर हम ये ना भी लिख पाए, हमारे पास जस्ट इन केस टाइम ना बचा हो, तो हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट को अप्लाई करके थोड़ा सा सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट लिख के आके हम कितने मार्क्स कमा सकते हैं। सैम्पल पेपर क्लास 10th इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का मार्किंग स्कीम पे आ जाते हैं। लेट्स क्विकली गो टू द राइटिंग स्किल सेक्शन, ठीक है। फॉर्मेट के 1 मार्क हैं, कंटेंट के 2 मार्क हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज के 1 मार्क हैं, एंड एक्यूरेसी का 1 मार्क है। तो फॉर्मेट लिख के आइएगा तो 1 मार्क मिलेगा। कंटेंट के लिए एटलीस्ट एक लाइन भी अगर क्वेश्चन से उठा के लिख सकते हैं तो एटलीस्ट आधा नंबर तो मिल जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज अगर आपका नहीं भी है, एक्यूरेसी नहीं भी है, सो एटलीस्ट 1 या 1.5 या मैक्सिमम 2 मार्क्स तो आपको मिल ही सकते हैं। सो राइटिंग स्किल्स में जो 10 मार्क्स हैं वो क्या, क्वेश्चन नंबर 4 में कैसे है, फॉर्मेट को 1 मार्क है, कंटेंट को 2 मार्क्स है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज को 1 मार्क है, एक्यूरेसी को अगेन 1 मार्क है, ठीक है ना। सो मैंने क्या लिखा है ये तो हमने पढ़ लिया था कि हम आपके न्यूज़पेपर के कॉलम के थ्रू लोगों को जागरूक करना चाहते हैं साइबर अटैक्स के थ्रेट्स के बारे में, एंड इस बारे में हम लोगों के से मतलब उनका ध्यान लेके जाना चाहते हैं, ब्ला ब्ला। साइबर अटैक्स सच एज हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट एंड ऑनलाइन फ्रॉड आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली कॉमन एंड कैन लीड टू फाइनेंशियल एंड पर्सनल लॉस। मान लीजिए अब AI की ही बात कर लेते हैं कि ये टॉपिक AI का होता, तो एटलीस्ट हम इतना तो खुद अपने आप डिफाइन कर सकते हैं ना, टॉपिक कुछ भी आ जाए, कि उस टॉपिक के सब टाइप्स क्या हैं, या उससे क्या क्या हो सकता है, वो क्यों कॉमन हो रहा है, उससे क्या क्या हो सकता है। तो ऐसे हमने यहाँ पे लिखा है कि साइबर थ्रेट जैसे कि हैकिंग है, आइडेंटिटी थेफ्ट है, ऑनलाइन फ्रॉड है, ये सब बहुत कॉमन होते जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, फाइनेंशियल एंड पर्सनल लॉस हो रहा है। अब हमसे बोला था कि आप जो है चैलेंजेस को हाईलाइट कीजिएगा एंड सॉल्यूशंस दीजिएगा, तो हम क्या कह रहे हैं, इट इज एसेंशियल टू प्रमोट डिजिटल सिक्योरिटी अवेयरनेस थ्रू एजुकेशनल प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स एंड कैंपेन्स फॉर स्टूडेंट्स, एडल्ट्स एंड सीनियर सिटीजन्स। कि इस डिजिटल सिक्योरिटी की भी अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हम एजुकेशनल प्रोग्राम्स रन आउट कर सकते हैं, वर्कशॉप्स करा सकते हैं, कैंपेन्स करा सकते हैं, अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए अलग, एडल्ट्स के लिए अलग, सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग। Using strong passwords, secure networks and verified applications can prevent most cyber incidents. और stronger passwords यूज करके, नेटवर्क्स को यूज, सिक्योर नेटवर्क्स को यूज करके एंड वेरीफाइड एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके हम ज्यादातर साइबर इंसिडेंट्स को
प्रिवेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम OTPs एंड ऑल की बात भी कर सकते हैं। So, I kindly urge you to highlight this issue in a column of your esteemed newspaper so that digital security awareness can reach people of all age groups and help prevent cyber threats effectively. तो मैं आपसे अर्ज करता हूं कि प्लीज इस मुद्दे को अपने एस्टीम्ड, अपने रेप्यूटेड न्यूज़पेपर के किसी कॉलम में उठाइए ताकि डिजिटल सिक्योरिटी की अवेयरनेस हर एज ग्रुप के लोगों तक पहुंच सके एंड ऐसे साइबर थ्रेट्स जो है वो इफेक्टिवली प्रिवेंट हो सके। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन। योर सिंसियरली अमिता। ठीक है ना, याद रखिए योर्स में अपॉस्ट्रोफी एस नहीं आता है। सो इसी के साथ 4A में फॉर्मल लेटर था वो हमने दोनों एस्पेक्ट से कवर कर लिया है। मैं अगेन आपसे बोलूंगी कि नेचर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है एंड ट्रेंडिंग टॉपिक से रिलेटेड भी, यानी कि साइबर अटैक्स या फिर AI से रिलेटेड भी आप इस साल कोई क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब क्वेश्चन 5 जो है उसमें भी 2 पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स में आपको सिलेक्शन करना है। तो 5A को थोड़ा शॉर्टन करते हैं स्क्रीन को। क्वेश्चन नंबर 5 ये है जिसमें आपको 2 एक्सर्प्ट्स दे रखे हैं, उनमें से किसी एक को पिक करना है एंड उसके बारे में बात करनी है। एनालिटिकल पैराग्राफ एनालाइज करना है ना इन्फॉर्मेशन को। एंड सेकेंड क्वेश्चन में भी आपको 3 चॉइसेस में से कोई एक चॉइस को पिक करके उसके बारे में एनालाइज करके बात करनी है। सो है तो ये एनालिटिकल पैराग्राफ ही। अब हम इसको ध्यान से पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन पहले ऐसा करते हैं मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। सो एनालिटिकल पैराग्राफ की जो मार्किंग स्कीम है उसमें कंटेंट के 2 नंबर हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज के भी 2 नंबर हैं और एक्यूरेसी का 1 मार्क है। ठीक है ना। सो आई थिंक अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज बहुत स्ट्रांग नहीं है या लेट हो रहा है या आप हड़बड़ा रहे हो या एक्यूरेसी नहीं है तो कंटेंट से आप 2 मार्क पुल कर सकते हो, क्योंकि आपको ना कंटेंट तो क्वेश्चन में से बहुत मिल जाएगा, बहुत आपको क्वेश्चन में से मिल जाएगा लिखने के लिए। जैसे यहाँ बहुत कुछ है, ठीक है, इनमें से आप बहुत सा कंटेंट खींच के आंसर में डाल सकते हो, बस थोड़ा सा आपको मिक्स एंड मैच थोड़ा सा ट्वीक करना होगा। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन नंबर 1, मतलब कि 5A को रीड करते हैं। 5 मार्क का क्वेश्चन है। यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ द डिबेट सोसाइटी इन योर स्कूल। आप अपनी स्कूल के डिबेट सोसाइटी के प्रेसिडेंट हो। 2 गेस्ट स्पीकर्स, एक है राजन शर्मा, मिस्टर राजन शर्मा, दूसरी है मिस मीरा कपूर। उन्होंने आपको हैव रिटर्न टू एक्सप्रेस देयर इंटरेस्ट इन पार्टिसिपेटिंग इन योर अपकमिंग डिबेट कॉम्पिटिशन। उन दोनों ने आपको लिखा है, लेटर लिखा है जिसमें दोनों ने आपके आने वाले डिबेट कॉम्पिटिशन में अपना पार्टिसिपेट करने के लिए अपना इंटरेस्ट जाहिर किया है। दोनों के जो लेटर्स हैं उनके कुछ पार्ट्स मतलब वो ये आपको दे रखे हैं और आपको क्या करना है, आपको दोनों की इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हुए एक ऐसा पैराग्राफ लिखना है जिसमें आप ये बात जस्टिफाई कर सको, अपनी बात को स्ट्रांगली रख सको कि कौन सा गेस्ट स्पीकर एक बेटर चॉइस रहेगा। एंड आपको किन किन बारों में बात करनी है, एक्सपीरियंस, रेलेवेंस टू द टॉपिक एंड ऑडियंस एंगेजमेंट, इन फैक्टर्स पे आपको बात करनी है। एक बात मैं आपको ये बता दूं, एनालिटिकल पैराग्राफ में कोई आंसर सही या गलत नहीं होता कि अरे यार मैं तो एक्सेप्ट 1 पे लिख के आ गई लेकिन मुझे तो मिस मीरा कपूर को प्रमोट करना था, अरे किसी और की वीडियो मैंने देखी थी उन्होंने तो मिस मीरा कपूर को बोला है कि वो ठीक है, आपने मिस्टर राजन शर्मा को बोला है। ऐसे एनालिटिकल पैराग्राफ्स में आप कोई भी आंसर पिक कर सकते हो। आपको इस चीज के मार्क्स नहीं मिलेंगे कि दोनों में से सही कौन है, आपको इस चीज के मार्क्स मिलेंगे कि आप अपनी बात को कितना जस्टिफाई कर सकते हो। आप जो चॉइस आप ले रहे हो उसको इन फैक्टर्स पे बेस्ड कितने अच्छे से आप साबित कर सकते हो कि हाँ वाकई ये एक बेटर कैंडिडेट साबित होगा। ठीक है ना। तो चलिए पहले हम पहला वाला लेटर पढ़ रहे हैं जो मिस्टर राजन शर्मा ने लिखा है। ओके, मिस्टर राजन शर्मा कहते हैं, आई एम थ्रिल्ड टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन पार्टिसिपेटिंग एज अ गेस्ट स्पीकर एट योर स्कूल्स डिबेट कॉम्पिटिशन। मैं आपको ये लेटर इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं आपको अपना इंटरेस्ट जाहिर करना चाहता हूँ कि मैं आपके स्कूल के डिबेट कॉम्पिटिशन में एक गेस्ट स्पीकर बन के पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ विद ओवर 10 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ पब्लिक स्पीकर एंड डिबेट कोच। मुझे पब्लिक स्पीकिंग में और एज अ डिबेट कोच 10 साल का एक्सपीरियंस है। आई हैव गाइडेड न्यूमरस स्टूडेंट्स टू सक्सेस इन नेशनल लेवल कॉम्पिटिशंस। मैंने नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशंस तक में बहुत से बच्चों को गाइड किया है, उनको सक्सेसफुल मतलब मैंने उनको सक्सेसफुली गाइड किया है। माई अप्रोच फोकसेस ऑन एनकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड फॉस्टरिंग अ पैशन फॉर डिबेटिंग। मेरी जो अप्रोच है वो इस बात पे फोकस करती है कि मैं बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज कर सकूं एंड उनके अंदर डिबेटिंग का एक पैशन क्रिएट कर सकूं।
I have previously spoken at various schools and universities, often receiving positive feedback for my engaging sessions and practical insights. और मैंने बहुत से स्कूल और कॉलेजेस में, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में भी पहले एज अ गेस्ट स्पीकर डिबेट कॉम्पिटिशन्स में मैंने बात की है, मैंने बोला है, एंड मुझे यूजुअली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक मिलता है अपने इंगेजिंग सेशंस के लिए बच्चों के साथ और अपने प्रैक्टिकल उन बच्चों को एडवाइस देने के लिए. आई बिलीव माई एक्सपीरियंस एंड नॉलेज कैन इंस्पायर एंड एम्पावर योर स्टूडेंट्स टू एक्सेल इन डिबेटिंग. एंड मेरा भरोसा है, मैं मानता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस और मेरी नॉलेज आपके बच्चों को डिबेट में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल करने के लिए इंस्पायर और एम्पावर कर सकता है. सो मिस्टर राजन शर्मा के ये पॉइंट्स हैं कि उनको 10 साल का एक्सपीरियंस है, एंड क्योंकि ये जो स्कूल के ही डिबेट कंपटीशन होने वाला है ना, तो उनको स्कूल वाली जो नीश है ना उसमें काफ़ी तजुर्बा है. बच्चों से बात करना, बच्चों की लेवल पे आके उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज करना, नेशनल लेवल तक के लिए बच्चों को गाइड करना, उनको बहुत एक्सपीरियंस है इस चीज़ का. एंड उनके सेशंस काफ़ी बच्चे इंगेजिंग फाइंड करते हैं, बच्चों को उनकी प्रैक्टिकल एडवाइस बहुत पसंद आती है, काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक रहता है यूजुअली जब वो बच्चों को डिबेटिंग के लिए एनकरेज कर रहे होते हैं. ठीक है, सो ही सीम्स लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट टू आस्क. लेकिन हमें ये देखना भी जरूरी है कि मिस मीरा कपूर क्या कहती हैं. मिस मीरा कपूर कह रही हैं, इट वुड बी अ प्रिविलेज टू पार्टिसिपेट एज अ गेस्ट स्पीकर एट योर स्कूल्स अपकमिंग डिबेट कॉम्पिटिशन. कि मेरे लिए बहुत मतलब फ़ख्र की बात होगी अगर मैं आपके स्कूल के आने वाले डिबेट कंपटीशन में एक एज अ गेस्ट स्पीकर आऊँ, बोलूँ. आई हैव पार्टिसिपेटेड इन इंटरनेशनल डिबेट फोरम्स एंड आई हैव वॉन एक्कोलेड्स फॉर माई आर्ग्यूमेंट्स ऑन ग्लोबल एंड सोशल इशूज़. मैंने जो है इंटरनेशनल डिबेट फोरम्स में भी बहुत बार पार्टिसिपेट किया है, ग्लोबल और सोशल इशूज पे बहुत आर्ग्यूमेंट्स किए हैं, इवन मैंने उसमें अवार्ड्स भी जीते हैं. माई स्ट्रेंथ लाइज इन कनेक्टिंग विद यंग ऑडियंसेज एंड मेकिंग डिबेट्स रेलिवेंट टू रियल वर्ल्ड सिनेरियोज. और मेरी जो स्ट्रेंथ है वो इस बात में है कि मैं यंग ऑडियंस से काफ़ी अच्छे से कनेक्ट कर पाती हूँ और आज के सिनेरियोज के हिसाब से डिबेट्स को काफ़ी रेलिवेंट अपनी प्रूव कर पाती हूँ. आई ऑल्सो एम्फेसाइज हाउ डिबेटिंग कैन इम्प्रूव पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस एंड इंटरपर्सनल स्किल्स. वो कह रही है कि मैं इस बात पे भी बहुत ध्यान देती हूँ कि कैसे डिबेटिंग बच्चों की पब्लिक स्पीकिंग को, उनके कॉन्फिडेंस को, उनकी इंटरपर्सनल स्किल्स को इम्प्रूव कर सकती है. I look forward to sharing my journey and experiences with your students to inspire them to use debating as a tool for personal growth. And मैं काफ़ी उम्मीद से हूँ कि मैं आपके बच्चों से अपनी जर्नी शेयर करूँगी, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी एंड उनको इंस्पायर करूँगी कि वो डिबेटिंग को एज अ टूल फॉर पर्सनल ग्रोथ यूज़ कर सकें. सो ठीक है, देखो मेरी नज़र में ये भी बहुत काबिल हैं, बट मिस मीरा कपूर मुझे नहीं लगता इतनी ज़्यादा बेटर चॉइस रहेंगी इस डिबेट कंपटीशन के लिए जितनी मिस्टर राजन शर्मा है, क्योंकि उनको एक डिबेट कोच का एज अ कोच उनको 10 साल का तजुर्बा है एंड उन्होंने बहुत से स्कूल्स एंड कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में बात की है, जबकि इनको भी एक्सपीरियंस है, बट इन्होंने अपने खुद के आर्ग्यूमेंट्स के लिए अवार्ड्स जीते हैं. इंटरनेशनल डिबेट फोरम्स में इन्होंने बहुत हाई लेवल पे बात की है, बट एट अ नेशनल लेवल, एट अ मोर पर्सनल लेवल, मैं समझती हूँ मिस्टर राजन शर्मा एक बेटर चॉइस रहेंगे. अगेन मैं आपको अगर सीबीएसई की मार्किंग स्कीम दिखाऊँ ना, तो देखो इन्होंने बोला है कि एक तो कोई फॉर्मेट, कोई टाइटल नहीं होता है इसका, और एनालिटिकल राइटिंग का कोई एक करेक्ट आंसर नहीं होता है, सारे पर्सपेक्टिव वैलिड होते हैं एज लॉन्ग एज आप अपनी जो रीजनिंग दे रहे हो वो स्ट्रांग है और आपका जो एविडेंस आप दे रहे हो वो बहुत इफेक्टिवली आप दे पा रहे हो. ठीक है ना. आपका काम ये है कि आप जो भी कैंडिडेट को चूज कर रहे हो उसकी स्ट्रेंथ को बहुत अच्छे से एड्रेस कर सको एंड उनका कॉन्ट्रास्ट करना बहुत जरूरी है दूसरे कैंडिडेट से कि आपकी चॉइस क्यों बेटर है, आपने बाकी एक को या बाकी दो को क्यों नहीं चुना. एनालिसिस में ऐसा नहीं आपने जिसको पिक कर लिया बस उसकी तारीफ करके आप बंद कर देंगे, आप कंट्रास्ट भी करेंगे दूसरे कैंडिडेट से कि उसमें इसमें क्या फर्क है. ठीक है. सो ऐसा नहीं है कि सीबीएसई खुद कोई एक सिलेक्ट कर रहा है सही आंसर. देखो उन्होंने ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों में ही दोनों लिखे हैं, मतलब कि उन्होंने फर्स्ट वाले ए वाले आंसर में एक बार मिस कपूर को बेटर चॉइस पिक किया है और दूसरी बार उन्होंने मिस्टर राजन को चूज किया है अपने आंसर में. तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ मिस कपूर को प्रमोट करना है या फिर आपको मिस्टर राजन को चूज करना है या जो भी आपके पास है. मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि आप जो भी लिखें उसको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ आप प्रेजेंट कर सकें अपने आंसर को एंड दूसरे कैंडिडेट से डिफरेंशिएट कर सकें कि दूसरे कैंडिडेट से बेटर कैंडिडेट वो क्यों है जिसको आपने पिक किया है. सो लेट्स सी मैंने आपके लिए क्या लिखा है.
ठीक है, तो मैंने लिखा है बोथ मिस्टर राजन शर्मा एंड मिस मीरा कपूर आर एक्सेलेंट स्पीकर्स, बट मिस्टर राजन शर्मा सीम्स लाइक अ स्लाइटली बेटर चॉइस फॉर द स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। दोनों मिस्टर राजन शर्मा और मिस मीरा कपूर दोनों ही एक्सेलेंट स्पीकर्स हैं, लेकिन मिस्टर राजन शर्मा जो है वो मुझे ज्यादा बेटर चॉइस लग रहे हैं स्कूल की डिबेट कॉम्पिटिशन के लिए, क्योंकि he has over 10 years of experience as a public speaker and debate coach and has helped many students succeed in national level competitions। तो देखो कंटेंट मैंने अपने पास से तो कुछ नहीं लिखा है, उठाया तो क्वेश्चन में से ही है ना। कंटेंट के मार्किंग स्कीम में 2 मार्क्स थे, सो मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करके उस कंटेंट का यूज किया है, लेकिन अपने पास से कुछ बहुत ज्यादा लिखा नहीं है। तो मैंने लिखा है कि उनको एक्सपीरियंस है एज अ पब्लिक स्पीकर, वो भी 10 साल का, और एज अ डिबेट कोच भी, और उन्होंने बहुत बच्चों का नेशनल लेवल कंपटीशन में हेल्प किया है। एंड ही फोकसेस ऑन टीचिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रैक्टिकल डिबेटिंग स्किल्स व्हिच कैन डायरेक्टली हेल्प स्टूडेंट्स परफॉर्म बेटर इन डिबेट्स। और वो काफी फोकस करते हैं कि बच्चों को प्रैक्टिकल डिबेटिंग स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग सिखाएं, जो कि बच्चों को डायरेक्टली बहुत हेल्प कर सकता है डिबेट्स में। लेकिन अब मिस मीरा कपूर की बात करना भी जरूरी है ना, तो मैं क्या बोलूंगी, मिस मीरा कपूर इज ऑल्सो वेरी अकम्प्लिश्ड विद एक्सपीरियंस इन इंटरनेशनल फोरम्स एंड कनेक्टिंग डिबेट्स टू रियल लाइफ इशूज, बट हर अप्रोच इज ब्रॉडर एंड मोर अबाउट ओवरऑल पर्सनल ग्रोथ। मिस मीरा कपूर भी बहुत अकम्प्लिश्ड है, बहुत कुछ उन्होंने हासिल कर रखा है, बहुत एक्सपीरियंस है उनको इंटरनेशनल फोरम्स का और रियल लाइफ इशूज से डिबेट्स को कनेक्ट करने का, लेकिन उनका जो अप्रोच है ना वो बहुत बड़ा है, वो इंटरनेशनली काम कर रही है। मिस्टर राजन जो है वो नेशनली काम कर रहे हैं, वो ज्यादा पर्सनल लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, वो एज अ डिबेट कोच बच्चों की डिबेटिंग को इनहेंस करते हैं। लेकिन मिस मीरा की जो मेन अप्रोच है वो बच्चों की ओवरऑल पर्सनल ग्रोथ पे है, लेकिन यहाँ पर उनका जो फोकस है वो मेन डिबेटिंग स्किल पे है। एंड क्योंकि ये एक डिबेट कंपटीशन है, हम चाहते हैं बच्चे की ओवरऑल पर्सनल ग्रोथ से ज्यादा उसकी मेनली डिबेटिंग स्किल ही इनहेंस हो, तो इसलिए मिस मीरा कपूर ना सिलेक्ट करके हम मिस्टर राजन शर्मा को सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मिस मीरा कपूर की चॉइस और अप्रोच पूरी काफी ज्यादा ब्रॉड है और ओवरऑल वो पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान देती हैं। Since the goal of the competition is to improve students' debating skills and prepare them for contest, Mr. Sharma's experience makes him more suitable choice। ठीक है, कि इस कंपटीशन का गोल क्योंकि बच्चों की डिबेटिंग स्किल्स को ही इम्प्रूव करना है और कॉन्टेस्ट के लिए उनको प्रिपेयर करना है, सो हमारी नज़र में मिस्टर शर्मा का एक्सपीरियंस जो है वो उनको एक ज़्यादा सूटेबल चॉइस बनाता है। आई थिंक आपको शायद जितना डर एनालिटिकल पैराग्राफ से कभी लगता होगा अब शायद नहीं लगेगा, अब आपको लग जाएगा कि हाँ यार ये मैं कर सकता हूँ अगर जरा सा ध्यान दो। एंड एग्जाम से पहले एनालिटिकल पैराग्राफ पे हम ढेर सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ना, तब आपके दिमाग के घोड़े और ज्यादा तेजी से दौड़ पाएंगे। अब चलते हैं सेकंड 5B की तरफ, सेकंड क्वेश्चन की तरफ, कि अगर आपको ये वाला मुश्किल लग रहा है तो आप इसको कैसे अपीयर करेंगे इस क्वेश्चन में। 5B कहता है जसप्रीत क्लास 10 इज नोन फॉर हर क्रिएटिविटी, एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एबिलिटी टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स। जसप्रीत क्लास 10 की एक लड़की है, बहुत जानी जाती है अपनी क्रिएटिविटी के लिए, अपनी एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए एंड टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स, उसके यूनिक आइडियाज होते हैं, वो अपनी इस एबिलिटी के लिए भी बहुत जानी जाती है। लेकिन हाउएवर शी समटाइम्स स्ट्रगल्स विद टाइम मैनेजमेंट एंड प्रेफर्स कोलैबोरेटिव एफर्ट्स ओवर वर्किंग सोलो। लेकिन उसके साथ बस एक दिक्कत है कि वो टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से नहीं कर पाती है, इसीलिए वो क्या प्रेफर करती है कि वो सोलो काम करने के बजाय लोगों के साथ कोलैबोरेट करके टीम वर्क कर ले। She has been assigned an art integrated project presentation and must choose a partner from Sunaina, Tabassum and Alice. Below are the profiles of the 3 candidates. उसको एक आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन करना है एंड उसको एक पार्टनर चुनना है सुनैना, तबस्सुम और एलिस में से। ठीक है, तो तीनों की प्रोफाइल्स यहाँ दे रखी हैं। आपका ये काम है कि आपको तीनों के फीचर्स एनालाइज करके डिसाइड करना है कि जसप्रीत के लिए बेस्ट पार्टनर कौन साबित होगा एंड किन किन एस्पेक्ट्स को आपको ध्यान देना है कि उनकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ्स क्या हैं, टीम वर्क में उनका कितना ध्यान है एंड प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो कितनी सॉलिड है। अगेन आप तीनों में से किसी को भी चूज कर सकते हो, लेकिन आपका आंसर स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ होना चाहिए एंड कंट्रास्ट करना चाहिए कि अगर आपने इसको चुना तो ये दोनों बेटर चॉइस क्यों नहीं है, अगर आपने इसको चुना तो ये दोनों बेटर चॉइस क्यों नहीं है, एंड अगर आपने इसको चुना तो ये और ये बेटर चॉइस क्यों नहीं है।
अब देखते हैं सुनैना के बारे में। बताया जा रहा है कि सुनैना बहुत डिसिप्लिन लड़की है एंड डेडलाइंस मीट करने में बहुत बढ़िया है, एंड ये सबसे स्ट्रांग पॉइंट है, क्योंकि जसप्रीत की हर बात अच्छी है लेकिन जसप्रीत सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट से ही तो पीछे है ना, और टाइम मैनेजमेंट में ये बहुत अच्छी है। तो आई थिंक सुनैना तो बहुत अच्छी हो गई, लेकिन बाकी दो को और इसके बाकी सारे एस्पेक्ट्स को पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शी इज नोन फॉर हर स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स एंड एबिलिटी टू हैंडल मल्टीपल टास्क एफिशिएंटली। वो जो है ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स के लिए और अलग अलग टास्क को एक साथ अच्छे से एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए जानी जाती है। However, she is slightly reserved and prefers working in structured, predictable environments. लेकिन वो थोड़ी सी रिजर्व्ड किस्म की इंसान है और उसको ना काफी स्ट्रक्चर्ड, काफी प्रेडिक्टेबल एनवायरमेंट्स में काम करना पसंद है। वो अनप्रेडिक्टेबल एनवायरमेंट्स में थोड़ा घबरा जाती है। सो आई थिंक ठीक है, अच्छी बात है ना। बाकी चीजें तो जसप्रीत देख ही लेगी, क्योंकि जसप्रीत के पास बहुत क्रिएटिव, बहुत आउटस्टैंडिंग, बहुत यूनिक आइडियाज होते हैं। उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी ठीक है। उसको सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत है, जो चीज सुनैना बहुत अच्छे से कर सकती है। लेकिन अब हम देखते हैं तबस्सुम एंड एलिस की क्या क्वालिटीज हैं। Tabassum is enthusiastic and spontaneous with a talent for generating unique ideas. तबस्सुम बहुत enthusiastic है, बहुत full of energy and spontaneous है, on the spot बहुत से decisions ले सकती है, बहुत spontaneous है with a talent for generating unique ideas, और on the spot वो बहुत unique ideas generate कर सकती है। Excellent artist है और creative settings में बहुत अच्छा काम करती है, thrive करती है, better निकल के आते हैं उसके ideas जब वो creative settings में बैठी होती है। However, she occasionally struggles to stay focused on task and complete them on time. लेकिन वो टाइम पे ना अपने काम को पूरा नहीं कर पाती है और थोड़ा कभी कभी फोकस रहने में उसको थोड़ी दिक्कत होती है। तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यही तो सेम जसप्रीत के वो थे। जसप्रीत भी तबस्सुम की तरह यूनिक आइडियाज जनरेट करती है, क्रिएटिव है, क्रिएटिव सेटिंग्स में अच्छे से काम कर पाती है। लेकिन जसप्रीत की भी दिक्कत यही है कि जसप्रीत टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाती, और क्योंकि तबस्सुम भी टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाती तो तबस्सुम तो कहीं से कहीं तक भी एक स्ट्रॉन्ग चॉइस नहीं है। अब बस लास्ट में हमें बात करनी है एलिस की, कि एलिस बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत आर्टिकुलेट है, बहुत वेल कंपोज थॉट्स है एलिस के, एंड उसके अंदर एक फ्लेयर है फॉर डिलीवरिंग पॉलिश्ड प्रेजेंटेशंस। शी हैज अ नैक, शी हैज अ वेरी हाई प्रेसिजन, हाई कैपेबिलिटीज इन डिलीवरिंग पॉलिश्ड प्रेजेंटेशन। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशंस देती है वो। शी इज डिटेल्ड ओरिएंटेड, वो डिटेल ओरिएंटेड है, बहुत ध्यान देती है डिटेल्स पर, एंड शी इंश्योर्स द फाइनल प्रोडक्ट इज ऑफ हाई क्वालिटी, एंड वो फाइनल प्रोडक्ट को भी बहुत हाई क्वालिटी का ही तैयार करती है। उसका सारा एम्फेसिस होता है कि काम बिल्कुल डिटेल के साथ हो। हाउएवर, शी समटाइम्स प्रेफर्स टू टेक कंट्रोल एंड मे ओवरलुक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स। लेकिन कभी कभी ना बहुत कंट्रोलिंग, बहुत पॉजेसिव, बहुत बॉसी हो जाती है एंड कोलैबोरेटिव एफर्ट्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। वो थोड़ा सा मी टाइप है, उसको थोड़ा सोलो काम करना पसंद है। सो क्लियरली एलिस भी हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग चॉइस नहीं है, क्योंकि सुनैना को सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग वो कैंडिडेट चाहिए जो टाइम को मैनेज कर ले। बाकी सब कुछ जसप्रीत को क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो टाइम मैनेजमेंट कर ले। बाकी सब कुछ है जसप्रीत में। सो तबस्सुम एंड एलिस हमारे लिए अच्छी चॉइसेस नहीं है, हमारे लिए बेस्ट चॉइस है जसप्रीत। ठीक है, बस अब देखते हैं कि मैंने आप लोगों के लिए इसका क्या आंसर लिखा है। Based on the analysis of the profile, Sunaina would be the best partner for Jaspreet for the art integrated project presentation. इन profiles के analysis पे हमारी नजर में जसप्रीत के इस art integrated project presentation के लिए सुनैना सबसे बेस्ट पार्टनर रहेगी। जसप्रीत is creative and excels in communication, but she sometimes struggles with time management. जैसा कि क्वेश्चन से हम जानते हैं, जसप्रीत क्रिएटिव है और कम्युनिकेशन में काफी एक्सेल करती है, लेकिन वो टाइम मैनेजमेंट के साथ स्ट्रगल करती है। लेकिन सुनैना की स्ट्रेंथ टाइम मैनेजमेंट में है, डेडलाइंस मीट करने में है, एंड उसके अंदर काफी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हैं जो कि डायरेक्टली जसप्रीत की वीकनेसेस को टारगेट करती हैं। While Sunaina prefers a structured environment and is reserved, Jaspreet's creativity and communication skills can balance this out. एक दिक्कत तो है कि सुनैना को थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट पसंद है, वो थोड़ी सी रिजर्व्ड है, लेकिन जसप्रीत की क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी इस छोटी सी कमी को बैलेंस कर सकती हैं। Their complementary strengths, Jaspreet's creative thinking and Sunaina's discipline, will ensure the project is not only innovative but also completed on time and is well organized. क्योंकि हमसे बोला था दोनों की complementary strengths पे बात करिएगा, दोनों का मिल के एक दूसरे के साथ क्या जुगलबंदी रहती है उस पर बात कीजिएगा। तो हम बोल रहे हैं कि दोनों की जो complementary strengths हैं,
कि जसप्रीत के अंदर क्रिएटिव थिंकिंग है और सुनैना के अंदर डिसिप्लिन है, वो ये चीज इंश्योर करेगा कि दोनों का जो फाइनल इनकम जो आउटपुट आएगा वो इनोवेटिव होगा, फाइनल प्रोजेक्ट इनोवेटिव होगा और टाइम पे जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा। अब हम बात करेंगे कि बाकी के दो जो कैंडिडेट्स हैं वो सही चॉइस क्यों नहीं है। Tabassum won't be the right choice because she and Jaspreet share similar strengths and weaknesses. तबस्सुम इसलिए राइट चॉइस नहीं होगी क्योंकि उसकी और जसप्रीत की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस सिमिलर हैं, तो एक दूसरे से दोनों को फायदा नहीं होगा। दोनों ही क्रिएटिव हैं, दोनों के आइडियाज यूनिक हैं, लेकिन दोनों ही तो फोकस में स्टे करने से और दोनों ही तो डेडलाइंस को मीट करने से स्ट्रगल करती हैं, तो फिर क्या फायदा होगा तबस्सुम का जसप्रीत के साथ काम करने का। Similarly, Alice may be confident and detail-oriented. Her tendency to take control and overlook collaborative efforts conflicts with Jaspreet's preference for teamwork. Similarly, Alice confident भी है, detail-oriented भी है, लेकिन क्योंकि वो थोड़ा सा कंट्रोलिंग है, थोड़ा सा उसको कंट्रोलिंग नेचर है एंड कोलैबोरेटिव एफर्ट्स उसको ज्यादा पसंद नहीं है। जसप्रीत का जो मेन जो रिक्वायरमेंट है टीम वर्क की, उससे इस चीज का जुगलबंदी उसका मैच बन ही नहीं रहा है, कॉन्फ्लिक्ट कर रही है ये बात। इसलिए इससे क्या हो सकता है, उन दोनों के बीच में उनकी पार्टनरशिप में एक फ्रिक्शन लीड हो सकता है, एक इम्बैलेंस हो सकता है। देयरफॉर सुनैना की ऑर्गेनाइजेशनल और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स ही सुनैना को जसप्रीत के लिए एक आइडियल पार्टनर बनाती हैं। So, इसी के साथ हमारा सेक्शन सी होता है कंप्लीट एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से ये वाला सेक्शन कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। तो ये था आपके सीबीएसई के सैम्पल पेपर के राइटिंग सेक्शन का कंप्लीट ब्रेकडाउन विद सॉल्यूशंस एंड स्ट्रैटेजीज एंड टिप्स। तो अब आपको क्लियर तो हो गया होगा कि टॉपर लेवल सिर्फ आंसर लिखने से नहीं होता है, बल्कि फ्रेमिंग और प्रेजेंटेशन से भी होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लिटरेचर सेक्शन को कवर करेंगे, जो कि मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा वेटेज रखता है और जहां स्टूडेंट्स को लगता है कि सिर्फ कहानी पढ़ के चले जाओ, बस समरी की वीडियो देख के चले जाएंगे और काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और मैं उस वीडियो में आपको बताऊंगी कि एग्जामिनर के नजरिए से प्रॉपर आंसर्स कैसे फ्रेम करते हैं एंड सिर्फ कहानी पढ़ के जाना, सिर्फ की पॉइंट्स या समरी पढ़ के जाना, ऐसे वीडियोस देख के जाना क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है। सो अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ शेयर करें एंड मेरे चैनल को अगले वीडियो के लिए ट्यून करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।